थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो आप और आपको चाहिए प्रैक्टिस करने को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करें। तो एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक ऐसा टेस्ट सीरीज बनाया है जो आपकी हर एक ज़रूरत को, हर एक एग्ज़ाम की नीड को पूरा करेगा। जी हाँ, एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आपको चैंपियन टेस्ट सीरीज आज ही लॉन्च किया गया है। ये चैंपियन टेस्ट सीरीज आपके ज्योग्राफी के हर एक एग्जाम को कवर करता है। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी किसी भी लेवल का, चाहे राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, किसी भी स्टेट का, आप जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको सारे यूनिट से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यूनिट वाइज, हर यूनिट से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, और एक कंप्लीट हर संडे को फुल लेंथ टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। फुल लेंथ टेस्ट 20 फुल लेंथ टेस्ट मैं करवाने वाला हूं हर संडे को। और जब आपके सब्जेक्ट्स के टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो कंप्लीट एक यूनिट टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। केवल किताबें पढ़ने से या केवल थ्योरी को रटने से एग्जाम नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, इवन आप परफेक्ट प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, तब तक आपके एग्जाम्स नहीं निकल सकते। 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से आपके एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है। आपने कोई कोर्स नहीं लिया है एकेजे एकेडमी के ऊपर, आप चाहते हो कि आप एक अच्छा टेस्ट सीरीज है ना ज्वाइन करके अपने नॉलेज को चेक कर सको कि कितनी नॉलेज आपके पास है और कहां पर आपका वीक पोर्शन है। आपका जियोमॉर्फोलॉजी अच्छा नहीं है, आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से लेकर के ज्योग्राफिकल थॉट, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। 90 प्लस टेस्ट होंगे टॉपिक्स के, 90 प्लस। 10 टेस्ट होंगे यूनिट्स के, हर यूनिट के ऊपर, और 20 प्लस टेस्ट होंगे फुल लेंथ टेस्ट के। 6,500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का एक कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है मैंने जो आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन देगा और प्लस आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी करवाएगा। एकेजे एकेडमी के ऊपर इस टेस्ट सीरीज को 1299 रुपए में लॉन्च किया गया है। 6,500 क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। हर एक क्वेश्चन नया होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी इस कोर्स को लेते हैं तो पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए इस टेस्ट सीरीज को 999 यानी कि 999 रुपए में लॉन्च किया गया है। आज ही जुड़िए एकेजे एकेडमी ऐप के साथ और ज्वाइन कीजिए इस टेस्ट सीरीज को। तो आज जो कि आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है अपने दिसंबर 2025 के नए बैच की, और हम सभी लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत की। आज हम सभी लोग शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है अपना जो थ्योरी पोर्शन है यूजीसी नेट का, ज्योग्राफी का, इसकी शुरुआत की जा रही है। कल हम सभी लोगों ने डिस्कशन किया था, एक काफी डिटेल डिस्कशन अबाउट द सिलेबस, कि आपको अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय यानी कि टॉपिक को पढ़ना है। अगर हम बात करें, कुल 10 यूनिट हैं ज्योग्राफी में। आज से शुरुआत हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कर रहे हैं जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। जहां तक बात पेपर 1 की है तो उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, है ना, 1 से 2 दिन में, यानी कि कल या परसों से शुरुआत हो जाएगी। और आप लोगों को एक कंप्लीट शेड्यूल भी मैं बहुत ही जल्दी, हो सकता है आज या फिर कल, शेयर कर दूं। ठीक है, शुरुआत हम सभी लोग आज कर रहे हैं जो अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में कल हम लोगों ने देखा था कि तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 5 सब्जेक्ट्स, राइट। उन 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट और जो प्लानिंग है, तो क्षेत्रीय विकास और नियोजन का एक यूनिट इसमें रखा गया है। और इसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे
हम जब भी कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोई सब्जेक्ट, तो उसके सिलेबस को देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस यूनिट में दिए गए हैं यूजीसी नेट के द्वारा, जो हम आने वाले अपनी आगामी कक्षाओं में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते सभी को, सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, राइट? तो कल हम लोगों ने अपना सिलेबस देखा था काफी डिटेल में। आप देखेंगे कि जो अपना यूनिट है, यूनिट नंबर 6, ये रहा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमें एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, और ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड भी पढ़ना है। इसमें जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है रीजनल डेवलपमेंट का। ठीक है, आप सभी लोग ये यूनिट देख पा रहे होंगे। ये इसके सिलेबस को हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से कि हमें क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। देखिए, आप देख रहे होंगे शुरुआत यहां पर हो रही है। ठीक है, शुरुआत यहां पर हो रहा है टाइपोलॉजी ऑफ रीजन से। टाइपोलॉजी ऑफ रीजन। दूसरा है अपना फॉर्मल एंड फंक्शनल, ये फंक्शनल है। ठीक है, फंक्शनल रीजन। इसके बाद है वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज। फिर उसके बाद आते हैं थ्योरीज। थ्योरीज में आप देखेंगे तो एल्बर्ट हिर्शमैन का मॉडल है, गुन्नार मिर्डाल का मॉडल है, जॉन फ्रीडमैन का मॉडल है, और एक मॉडल है रॉल प्रेबिश का, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये किसका है? रॉल प्रेबिश का। ठीक है, इन्होंने ये मॉडल दिया है। तो इसमें कुल मिलाकर के आपको लगभग 1, 2, 3, 4 मॉडल पढ़ने हैं रीजनल डेवलपमेंट से। केवल 4 मॉडल यहां पर जो लिखा गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो ये वाला पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मॉडल्स, आप सभी लोग को पता है कि हम लोग एकेजे एकेडमी पे मॉडल्स का एक कंप्लीट अलग से सेक्शन कवर करते हैं। एक कंप्लीट अलग होता है जिसको हर यूनिट से उन टॉपिक्स को निकाला जाता है और अलग से एक एक्स्ट्रा, है ना, सेक्शन हम लोग कवर करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ा हो। अगर हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में देखें तो यहाँ पर भी आपको एडवर्ड उलमैन का मॉडल, जो कि इस बार भी पूछा गया था स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल में, हर्स्ट का मॉडल हो, स्पेशल फ्लो मॉडल हो, या ग्रेविटी मॉडल हो, या पोटेंशियल मॉडल हो, हर मॉडल को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फंक्शनल और फॉर्मल रीजन। ये सिर्फ 2 ही टॉपिक मेंशन है, लेकिन हम लोग और भी रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, दुनिया भर में जो असमानताएं हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 क्लासेस होंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आएगा रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो आप देखेंगे इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक है रीजनल डेवलपमेंट का और दूसरा है सोशल मूवमेंट का, और ये दोनों ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर सोशल मूवमेंट को कवर करेंगे, जबकि जो रीजनल डेवलपमेंट का सेक्शन है, ये हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं। और अभी रिसेंटली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का कोर्स कंप्लीट हुआ था, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ जून। तो आप लोगों को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूरा आपके कोर्स में दिया गया है, आप वहां से उसकी जो रीसेंट रिकॉर्डिंग क्लासेस है देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये आपका मैं येलो से हाईलाइट कर दे रहा हूं, सो दैट कि आपको पता चले टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फंक्शनल, फॉर्मल और रीजनल डिस्पैरिटीज तक हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, और फिर
सोशल मूवमेंट इन इंडिया, है ना। इसके अलावा रीजनलिज्म भी एक टॉपिक है इसमें, आप देखेंगे रीजनलिज्म को भी हम लोग कवर करेंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने पूरे सेक्शन को, अभी हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, क्या और भी किसी को ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है? इज देयर एनीवन फेसिंग सेम इशू जस्ट लाइक रौनक जहां? नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास का कोई लिंक नहीं है। आपने जो भी कोर्स परचेज किया है, आप अपने कोर्स के कंटेंट में जाइएगा। आपके कोर्स का जो कंटेंट है ना, कोर्स अपना ओपन करोगे आप, वहां पर एक लिखा हुआ रहेगा कंटेंट, वहां आप जाएंगे और वहां आप उसको ओपन करोगे तो वहां पर फोल्डर्स बने हुए होंगे, उसमें ढूंढिएगा जून 2025 सेशन, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। देखिए, सबसे पहला हम लोग समझेंगे रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग का पहला टॉपिक, और ये टॉपिक है अपना टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है प्रदेश का प्रकारिकीकरण, ठीक है। हिंदी में इसको हम या प्रादेशिक प्रकारिकीकरण कह लीजिए, वो भी ठीक है। जहां तक हम बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट की, उसकी नींव है रीजन, यानी कि प्रदेश। तो हम सबसे पहले प्रदेश के बारे में समझेंगे, होता क्या है, ठीक है। हम इसके बारे में समझने के बाद देखेंगे कि प्रदेश का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हार्टस्टोन, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने प्रदेश के बारे में, रीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका डेफिनेशन है ये और किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये हम देखेंगे। एंड फिर हम आएंगे रीजन के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि भाई रीजन यानी कि प्रदेश के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम आएंगे इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों के पास ड्यूरिंग द क्लास आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? शॉर्ट नोट्स के लिए सबके पास नोटबुक होना चाहिए। आप जब क्लास करेंगे तो ऐसे बैठ करके नहीं करेंगे, ऐसे लेट करके नहीं करेंगे, है ना, ऐसे नहीं देखोगे आप, राइट। आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा वो आपको अपने उस नोटबुक में नोट कर लेना है। यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर, एक्टिव लर्नर, आई मस्ट से, ठीक है। तो सक्रिय विद्यार्थी बनेंगे आप सभी लोग, है ना, निष्क्रिय विद्यार्थी, पैसिव लर्नर नहीं बनेंगे, ठीक। इसके सारे गुणों को हम देखेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसके गुणों में आता है फॉर्मल रीजन, जिसको हम होमोजेनस या यूनिफॉर्म रीजन भी कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर इसमें फंक्शनल रीजन आता है, जिसको हम नोडल रीजन के नाम से भी जानते हैं, राइट। हम देखेंगे समझेंगे कि फंक्शनल रीजन या जो फॉर्मल रीजन है वो कैसे अलग है नोडल रीजन से, इसको भी हम समझेंगे, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे सिटी रीजन क्या होता है। सिटी रीजन आई थिंक इस बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना। सिटी रीजन R.E. डिकिंसन का दिया हुआ है। जब आप पढ़ोगे, अभी हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में सिटी रीजन को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। फिर हम नोडल रीजन को भी समझेंगे। इसके अलावा एक्सियल रीजन होता है, अक्षीय प्रदेश, उसको भी हम समझेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा जाएगा, राइट। इसके बाद फिर हम देखेंगे एडहॉक रीजन क्या होता है, तदर्थ प्रदेश किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके
कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताओं के साथ साथ इनके उदाहरण को भी हम देखेंगे, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक। फिर वर्नाकुलर रीजन यानी कि स्थानीय प्रदेश या मानसिक मानचित्र, है ना, परसेप्चुअल और मेंटल मैप रीजन भी इसको कहा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया, फिर प्लानिंग रीजन हो गया, फिर नेचुरल रीजन हो गया, फिर कल्चरल रीजन हो गया, इकोनॉमिक रीजन हो गया, है ना, ये हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। यहां तक हम लोग आज कवर करेंगे। मैं आपको एक रिव्यू दे रहा था, कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज। तो आज ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। आज हम केवल और केवल रीजन के बारे में समझेंगे कि प्रदेश होता क्या है, रीजन होता क्या है। आज पूरी कक्षा केवल उसी के ऊपर फोकस होगी। पहली कक्षा थी, इसलिए हम लोगों ने सिलेबस को भी समझ लिया, इसके इसके पाठ्यक्रम को भी देख लिया, है ना। अब कल हम इसको वापस से नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ हम सीधा टॉपिक पे आएंगे। ओके। देखिए, आई एम नॉट लाइक अदर एजुकेटर्स। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। मैं बाकी एजुकेटर्स की तरह बिल्कुल नहीं हूं कि मैं आपको यहाँ पर बैठा के नोट्स लिखवाऊंगा। ओके। मैं बोलूंगा, आप लिखोगे, या मैं बोलूंगा कि ये लाइन है, ये पूरी लाइन लिख लीजिए, मैं वहां अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, आपको बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हमें सिलेबस भी कवर करना है, टॉपिक भी पढ़ना है, और हमें धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहना है। इंपॉर्टेंट चीजों को हमें देख लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कोई भी चीज हम हैंड रिटन नहीं देंगे, हाथ से लिखा हुआ मैं प्रिफर नहीं करता हूं। ठीक है। मैं आपको कोई भी नोट्स या पीडीएफ हाथ से लिखा हुआ नहीं दूंगा। आपको कंप्लीट डिजिटल पीडीएफ मिलेगा। कंप्यूटर से बनाते हैं हम सभी लोग, पीपीटी का इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। कंप्लीट डिजिटल कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है। ऐसे कंटेंट जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। और आप देख रहे होंगे स्लाइड्स हमारे बाइलिंगुअल हैं, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी। अगर मैं ज्यादा हिंदी बोल रहा हूं तो आप इंग्लिश वाला स्लाइड देख लीजिएगा, अगर मैं ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूं तो आप हिंदी वाला स्लाइड देख लीजिएगा। टर्मिनोलॉजीज में 90% इंग्लिश में यूज करूंगा, हिंदी में बगल में लिखा हुआ रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं भी बोलूंगा उसको, बट जब मैं कन्वर्सेशन करूंगा तो मैं टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में ही बोलूंगा। कारण ये है, हिंदी में टर्मिनोलॉजीज आपको याद नहीं रहेंगे। तो मैं आपको यही हिदायत भी दूंगा, है ना, मेरी तरफ से सजेशन भी रहेगा कि जितने भी हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग भी टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में ही पढ़िए, एडहॉक रीजन को एडहॉक ही पढ़िए, तदर्थ प्रदेश मत पढ़िए। भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर एग्जाम में आपके प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है। जी बिल्कुल। ये पूरा टॉपिक विजार्ड ऑफ जियोग्राफी वॉल्यूम 2 में है। ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट टॉपिक, ये नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं जो इस बुक्स में हैं, कंप्लीट। मैं वही आप लोगों से कल भी बताया कि ये नोटबुक्स हैं आपके क्लास के, आप इनको मंगा करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप उसे भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बट प्रिंट आउट विल कॉस्ट यू अ लॉट। बुक आपको सस्ती मिलेगी। शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, जब आप लोगों ने मास्टर्स में एडमिशन लिया रहा होगा तो पहली बार आपने रीजन शब्द को पढ़ा होगा। रीजन, इसको हम हिंदी में प्रदेश कहते हैं। प्रदेश को अगर हम देखें, इन जनरल, बहुत ही जनरल सी बात बता रहा हूं, प्रदेश का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा एरिया, है ना, क्षेत्र, कोई भी एरिया जो दिखने में, है ना, एक जैसा लगता हो, एक जैसा लगता हो। अब ऐसे इसको समझिए कि आप कहीं जा रहे हो, सपोज कीजिए कि आप
शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं या गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण परिवेश है वो शहरी परिवेश से अलग होता है। मीन्स जो मॉर्फोलॉजी ऑफ विलेज और रूरल एरियाज में होते हैं वो अलग होते हैं, और डिफरेंट मॉर्फोलॉजी सिटी रीजन अर्बन एरिया की भी हमें देखने को मिलती है। दिस इज हाउ वन रीजन, है ना, वन रीजन इज डिफरेंशिएटेड विथ अनदर रीजन। कि अगर आप एक रीजन को समझना चाहते हो तो आप पहले दूसरे रीजन को देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। शहर में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग मिलेंगी, जमीन लैंड एरिया का शॉर्टेज दिखेगा, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, राइट। इन चीजों का अभाव आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट है प्रदेश का। जब शुरुआत हुई प्रदेश के बारे में स्टडी करने की तो एज अ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, ठीक है, एज अ कॉन्टेक्स्ट लिया गया कि जो प्रदेश होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में दूसरे रीजन से अलग और अपने उस रीजन में काफी सिमिलर एक्टिविटीज रखते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से मॉडर्न टाइम में। फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम ब्लाश का, ठीक है, ब्लाश का नाम सुना होगा। फ्रेंच ज्योग्राफर थे, उन्होंने अपने राइटिंग्स में पेज शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदी में पेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने पेज शब्द को दिया। ये शब्द भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई किसने दिया है पेज। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है कम्पेज, ठीक है। ये ब्लास्ट का दिया हुआ है और ये व्हिटलसी का दिया हुआ है। अब दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो लगभग एक जैसा है। इसका मतलब होता है प्रदेश, रीजन, और रीजन हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी रीजन के बारे में समझना चाहते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि, है ना, एनी रीजन, है ना, एन एरिया हैविंग होमोजेनिटी, बस ये वर्ड याद रखिए, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब हो गया, मतलब कि समानता या समरूपता। जैसे हम और आप इंसान है ना, समरूप है हम लोग। भाई हमारे भी दो आंख हैं, एक नाक है, एक हो मतलब मुंह है, मेरे भी दो हाथ हैं, राइट। 10 फिंगर्स हो गए, 5 इधर 5 उधर, राइट। ये सिमिलैरिटी है ना। ऐसे ही दूसरे लिविंग क्रिएचर्स, एनिमल्स, आप उनको देखेंगे जिनका जिनका फिजिकल ट्रेट एक जैसा है, वो होमोजेनस कहलाएंगे। ऐसे ही प्रदेश में भी होता है कि अगर कोई भी एरिया है और वहां पर होमोजेनिटी है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल, ऑब्वियसली रीजन में फिजिकल भी आता है विच इज वी ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज अ नेचुरल, और उसको हम कल्चरल कह सकते हैं क्योंकि यहां पर ह्यूमन टच भी होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन दोनों के एग्जाम्पल के तौर पर, हम देखें फिजिकल और नेचुरल, तो जैसे टैगा रीजन, नाम सुना है, टैगा रीजन सुना ही होगा, है ना। कोनीफेरस ट्रीज यहां पर होती है, कोणधारी वन होते हैं। ऐसा ही टैगा जैसा दिखने वाला फॉरेस्ट कनाडा में बोरियल कहलाता है। सुना होगा आप लोगों ने। टैगा रशिया का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट रीजन है वहां पे, है ना। ये प्राकृतिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही रीजन आप देखोगे, जैसे हिमालय रीजन बोलते हैं ना, हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन का मतलब क्या हुआ भाई, जम्मू कश्मीर, भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर से लेकर के, है ना, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक एक ऐसा पर्वत श्रृंखला जो दिखने में एक जैसा है, सिमिलर है।
ये नेचुरल हो गया। अगर हम कल्चरल या हम बात करें ह्यूमन टच वाले, तो जैसे अर्बन एरिया हो गए, जैसे एग्रीकल्चरल एरिया हो गए, एग्रीकल्चरल लैंड हो गए, जैसे सेटलमेंट एरियाज हो गए, राइट। या कहीं पर हमने कैनाल का जाल बिछा रखा है, रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड हैं, राइट। दीज आर कम्स अंडर द कल्चरल फिनोमिना, दोज दोज विच हैव मेड बाय ह्यूमन, हम लोगों ने बनाया है, तो हम उसको कल्चरल कहेंगे, ठीक है। एच जे हर्बर्टसन का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। दुनिया के ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने 15 मेजर नेचुरल रीजन का कॉन्सेप्ट दिया था। ब्रिटिश स्कॉलर थे ये, ठीक है। दुनिया को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया पहली बार। आधार क्या था उनका? उनका आधार था कि जो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं, मतलब कि इन्होंने नेचुरल पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रीजन समझें, तो रीजन जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी एरिया में सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी होती है और वो दूसरे रीजन से काफी अलग दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें यहां पर कि एक ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया इंडस्ट्रियल रीजन है, जहां पर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ही आपको देखने को मिलेंगे, कारखाने देखने को मिलेंगे। अब यही इंडस्ट्रियल रीजन एग्रीकल्चरल रीजन से अलग दिखेगा। एग्रीकल्चरल रीजन में कारखाने नहीं है, वहां पे खेत खलिहान है, लेकिन वहां काम क्या होता है? फसलों की बुआई होती है, फसल लगाए जाते हैं। अब फसल भी कौन से? तो सीजन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे खरीफ की फसल लगी है तो आपको धान यानी कि पैडी देखने को मिलेगा। ये जो सीजन चल रहा है, जुलाई का महीना है, भारत में खरीफ के फसल की बुआई की शुरुआत हो चुकी है, ओके। तो वो काफी अलग हो क्योंकि वहां पे फसल लगाए जा रहे होंगे, तो वो रीजन भी क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन से अलग दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन है उसमें कहीं ना कहीं विशेषताएं होती हैं जो काफी सिमिलर होती हैं। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मे बी, जो अपने रिचर्ड हार्टशॉन थे, ठीक है। चलिए, आप लोग के जो भी छोटे मोटे डाउट्स है ना, मैं क्लास के एंड में सारा बता के ही जाऊंगा, ठीक है। एकदम टेंशन मत लीजिएगा। क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा? बार बार एग्जाम में अपीयर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा? या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंसशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की? डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। ओके, ठीक है। देखिए, ये महसूस किया गया, रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा। देखिए, रिचर्ड हार्टशॉन फेमस थे 1939 और 1959 में अपनी दो बुक्स के कारण। ये दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि इन बुक्स को जरूर पढ़िए। स्पेशली पढ़िए आप नेचर ऑफ ज्योग्राफी को, ठीक है। फिर समय मिले तो पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी को पढ़िए। ये दोनों अलग अलग बुक्स हैं, पहली वाली 1939 में और दूसरी वाली 1959 में आती है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वह पृथ्वी के सतह का सटीक वर्णन करता हो। न सिर्फ सटीक वर्णन, बल्कि वो उसका तर्क संगत व्याख्या व्यवस्थित तरीके से देगा। सो बेसिकली एक डेफिनेशन देते हैं ज्योग्राफी के बारे में। सो ज्योग्राफी क्या है? टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली, रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब जो विभिन्न प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल जो पार्ट्स होते हैं हमारे अर्थ के, किसी भी रीजन के, उनके बारे में एक्सप्लेन करता हो। ये बात इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक में बतलाई थी, ठीक है।
तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट, ऐसे व्हीटलसी भी कहते हैं कि कोई भी ऐसा रीजन जो डिफरेंशिएटेड सेगमेंट हो, मतलब दूसरे से अलग हो, तो वही क्या कहलाता है, रीजन कहलाता है। ठीक, तो हमने समझा कि रीजन क्या होता है और रीजन में क्या मतलब हम एक तरीके से देखते हैं कि यह शब्द और इसके अंदर की जो अवधारणाएं हैं वो क्या है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। नाउ अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने रीजन का दिया है डेफिनेशन, यानी कि उनकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहला देखिए है टेलर का। टेलर कहते हैं द रीजन इज एन एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका। उसके बाद मॉन्क हाउस कहते हैं अ रीजन इज एन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस डिफरेंशिएटेड बाय इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में देख लीजिएगा कि प्रदेश पृथ्वी की सतह की एक इकाई है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं द्वारा विभेदित होती है। विभेदित मतलब कि पहचान करना, अलग अलग, कैसे कोई किसी से अलग है। ठीक है, इसके आप बाद आते हैं एरोनोविच आते हैं। इन्होंने कहा है द रीजन इज अ जियोग्राफिक एरिया और एरिया विच गिवन civilization standard of a people seems to require for the fulfillment of the aspiration through material resources। बढ़िया डेफिनेशन दिया है इन्होंने। ये कहते हैं कि जो प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी आवश्यकता किसी सभ्यता, लोगों के जीवन स्तर या उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भौतिक संसाधनों के माध्यम से होती है, वो कहलाते हैं प्रदेश। इसके बाद आते हैं वुल्फ गैंग और जोएक। इन्होंने दिया है एनी सरफेस ओवर द अर्थ सरफेस वेयर फिजिकल कंडीशंस आर होमोजेनस इज रीजन। कि भाई जहां पर है ना परिस्थितियां समरूप होती हैं, प्रदेश कहलाती हैं। इसके बाद जीटी रैनर आते हैं। ये कहते हैं कि रीजन्स आर जेन्युइन एंटिटीज each of which express both natural and cultural differentiation of its from its neighbors। कि भाई जो नेबर्स हैं, नेबर्स का मतलब हो गया कि एक प्रदेश के बगल की जो बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल रीजन है, खत्म हो रहा है, वहां से इंडस्ट्रियल रीजन शुरू हो रहा है, तो यही है कि अपने नेबर से वो कैसे अलग है। हर्बर्टसन का डेफिनेशन है अ रीजन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, plants, animal and man regarded under their spatial relationship as together constituting a definite portion of earth surface। कि भाई प्रदेश भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु और मनुष्य का एक जटिल संघ है। सब कुछ इसमें पाए जाते हैं जिन्हें उनके भौगोलिक संबंधों के तहत पृथ्वी की सतह के एक निश्चित भाग के रूप में देखा जाता है। कि भाई अगर अर्थ का ही पार्ट है तो वो कहीं ना कहीं तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, हर्बर्टसन कहते हैं। ब्लाश क्या कहते हैं अ रीजन इज अ डोमेन वेयर मेनी डिसिमिलैरिटी थिंग्स आर आर्टिफिशियली ब्रॉट टुगेदर। अलग अलग हैं लेकिन वो एक जगह पर हैं, अलग अलग हैं लेकिन एक जगह पे हैं। ठीक है, हैव सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू अ कॉमन एग्जिस्टेंस। कि भाई प्रदेश क्या है, जहां कई असमान जीवों को कृत्रिम रूप से एकत्रित किया गया होता है और बाद में एक सामान्य अस्तित्व के लिए अनुकूलित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं, मतलब नेचुरल नहीं, मैन मेड। तो मैन मेड में क्या है, जो मनुष्य ने बनाया। जैसे अगर हम एक्सियल रीजन की बात करें तो एक्सियल रीजन में ट्रांसपोर्ट के रूट्स को देखा जाता है, वो ईश्वर ने तो बनाया नहीं है, वो तो हमने बनाया है। तो वही है कि हम कृत्रिम रूप से उनको एकत्रित करते हैं और उसको एक अलग ही टाइप के है ना वातावरण के अकॉर्डिंगली रेडी करते हैं। रिचर्ड हार्टशोन कहते हैं अ रीजन इज एन एरिया ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन विच इन सम वे वेरी डिस्टिंक्टिव
फ्रॉम अदर एरियाज, कि दूसरों से क्या होगा, बहुत ही अलग प्रकार का होगा, है ना। एंड विच एक्सटेंड्स एज फॉर एज द डिस्टिंक्शन एक्सटेंड्स, कि भाई जितना डिस्टिंक्शन यानी जो अलगाव है जितना अलग होगा उतना ही वह भी क्या होगा, फैलता जाएगा। R.E. डिकिंसन थे जिन्होंने सिटी रीजन का कॉन्सेप्ट दिया। ये कहते हैं एन एरिया थ्रू आउट विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज कॉल्ड रीजन, कि भाई कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर विशेष प्रकार के भौतिक या आर्थिक जीवन देखने को मिलता है। ऐसे ही R.S. प्लाट है, इन्होंने कहा रीजन इज एन डेलिनिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ लैंड कैरेक्टर एंड ऑक्यूपेंट्स। तो भाई प्रदेश वह क्षेत्र इसमें भूमि चरित्र अधिवास की समरूपता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये कुछ डेफिनेशन थे, आपको ये सारा याद नहीं रखना है लेकिन पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछता है आपसे कि भाई ये डेफिनेशन किसका दिया हुआ है। सपोज कीजिए इसी ऑप्शन को दे देगा और कहेगा बताइए कौन सा सही होगा, है ना, एक नाम ये ले लिया, एक नाम ये ले लिया, एक यहीं से ले लिया और एक इधर से दे दिया, तो बस क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ अभी हम बात करेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की। हाँ बिल्कुल पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन की, यानी कि प्रदेश के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। कितने पॉइंट हैं देख लीजिए, 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ तो बहुत ज्यादा ही, कि अगर प्रदेश के प्रमुख लक्षण को हम देखें तो सबसे पहला लक्षण होता है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है, उसकी विशिष्टता जो उसको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है, एग्रीकल्चर रीजन से एकदम अलग है। इंडस्ट्रियल रीजन में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर रीजन में हम उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बट प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो दूसरे से क्या होता है, काफी अलग होता है। दूसरा क्या है, यूनिकनेस, यानी कि वह कितना अलग है। अद्वितीय, अद्वितीयता, यानी कि वह दूसरे से कितना अलग है, एकदम से ही डिस्टिंक्टिव दिखता है, एकदम से ही अलग दिखता है। तो जैसे हम इसको कह सकते हैं कि यह नेचुरल हो सकता है और साथ ही साथ ह्यूमन एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर टैगा रीजन है नेचुरल है, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर रीजन क्या है, मैन मेड है। होमोजेनिटी नंबर 3, होमोजेनिटी होती है तो वो रीजन है। होमोजेनिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो रीजन होता है विद इन द रीजन, मतलब कि क्षेत्र के अंदर का जो कुछ भी मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। एक ही प्रकार की चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगी, एक ही प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वो देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये विद इन रीजन है। हेट्रोजेनिटी कब होती है, हेट्रोजेनिटी जब हम एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं ना। जैसे सिटी रीजन, सिटी रीजन अलग है, राइट, फॉर्मल रीजन अलग है। सिटी रीजन को हम फंक्शनल रीजन कहते हैं और फॉर्मल तो फॉर्मल है ही। फॉर्मल रीजन होता है रूरल एरियाज, सिटी रीजन होता है अर्बन एरिया, या फंक्शनल एरिया भी होता है अर्बन एरियाज। तो हेट्रोजेनिटी हम इसमें देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके अदर एलिमेंट की, तो डायनेमिक होता है, चेंजिंग कैरेक्टर मतलब बदलाव होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है। जैसे हम अर्बन एरिया को देखें, रूरल एरिया को देखें, तो रूरल एरिया क्या होता है ना, वहां पे सेटलमेंट्स बनते रहते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड श्रिंक होते रहते हैं। अर्बन एरिया में क्या होता है, लैंड का एक्सपेंशन होता है, शहर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हायरार्की और हायरार्कियल, यानी कि एक पदानुक्रम होता है। ठीक है, पदानुक्रम मतलब हो गया कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर अगला स्टेप ये होगा, राइट।
और डायनेमिक स्केल। डायनेमिक स्केल का मतलब है कि कोई भी अगर हम रीजन की बात करें तो उसका शेप, उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है छोटा हो सकता है, कोई इंडस्ट्री है बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। फिर है नंबर 8, प्रॉब्लमैटिक। ज्यादातर जो रीजंस में क्या होते हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे कि जो फॉर्मल रीजंस हैं, फॉर्मल रीजंस में क्या प्रॉब्लम है, यानी कि एग्रीकल्चरल रीजन या रूरल रीजंस, क्या प्रॉब्लम है कि वहां पर माइग्रेशन बहुत देखने को मिलता है टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, राइट। ऐसे ही अगर अर्बन एरिया है तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वहां पे आपको कंजेशन बहुत मिलेगा, पॉल्यूशन बहुत मिलेगा, है ना। और इसके अलावा पॉपुलेशन बहुत मिलेगा, और दुनिया भर के क्राइम्स अलग मिलेंगे आपको। तो वो डिपेंड करता है कि वो रीजन कैसा और किस प्रकार का है। इसी प्रॉब्लमेटिक रीजंस पे क्या होता है, रिसर्च होता है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में पीएचडी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रीजंस के ऊपर रिसर्च होता है। नंबर 9 इज पर्पसिव, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है ये। यानी कि हर एक रीजन का कोई न कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, बिना उस उद्देश्य के उस रीजन का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर रीजन, क्या काम है उसका, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, अन्न का उत्पादन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टील बनाता है, विद्युत का उत्पादन होता है, राइट। इसके अलावा एनीथिंग, एनीथिंग अंडर प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण का काम करता है। तो कोई ना कोई उद्देश्य आपको देखने को जरूर मिलेगा। एंड लास्ट वन इज रिसोर्सफुल। एवरी रीजन शुड बी रिसोर्सफुल और हैव सम स्पेसिफिक रिसोर्सेज। हर प्रदेश को संसाधन संपन्न होना चाहिए, नहीं तो कोई एक विशिष्ट संसाधन तो होना बहुत जरूरी है। अब जैसे भारत में एक रीजन है, नाम लेता हूं, बहुत ही पॉपुलर है, छोटा, नाम तो छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, छोटा नागपुर, पठार। प्लेट्यू है, रीजन है, इसको प्लेट्यू भी कहते हैं, छोटा नागपुर रीजन भी बुलाते हैं। अब इस यहां पर क्या है, कोयला है, आयरन है, मैग्नीज है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो वो संसाधन संपन्न होते ही होते हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ रीजंस की। एट्रीब्यूट्स ऑफ रीजन को अगर हम देखें, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे नोट करते चलिएगा। ये जितने भी मैं रीजन के नाम बताऊंगा, जैसे रीजंस हैव लोकेशन, हर रीजन का एक लोकेशन होता है। जैसे हम कई बार रीजंस को उनके लोकेशन पे बुलाते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, साउथ एशिया बोलते हैं, है ना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप बोलते हैं, फार ईस्ट बोलते हैं, है ना, फार ईस्ट में कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज आते हैं, राइट, कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज आते हैं। ऐसे ही रीजंस हैव स्पेशियल एक्सटेंट। स्पेशियल एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि इनका एक विस्तार मिलेगा, है ना। जो जैसे कोई कॉर्नर है, यहां से यहां तक ये फैला हुआ है, यहां से यहां तक ये फैला हुआ है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे थार डेजर्ट है, या सहारा डेजर्ट है, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हो गए उनका एक एक्सटेंशन है, एंग्लो अमेरिकन रीजन हो गया उनका एक एक्सटेंशन है। तो हर किसी का क्या है, रीजन स्पेसिफाइड है। अगर मैं बोलूंगा थार डेजर्ट, तो आपको पता है कि थार डेजर्ट कहाँ पे है। तो थार डेजर्ट का एक्सटेंशन तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है, ठीक है, कहां पर है, राजस्थान में है। somehow extended toward the run of Kutch। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। रीजंस हैव बाउंड्रीज, हर रीजन के पास क्या होता है, अपना बाउंड्री होता है। जैसे हम बोलते हैं ना शिवालिक या हिमालय, तो हिमालय का भी एंड है, ठीक है। या गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं तो उसका भी अपना एक दायरा है।
डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं तो उसका भी अपना एक दायरा है। जैसे आजकल बहुत इंडिया में लैंग्वेज लैंग्वेज चल रहा है, मराठी बोलो नहीं तो महाराष्ट्र से बाहर जाओ, तेलुगु बोलो नहीं तो निकल जाओ, कन्नड़ बोलो नहीं तो भागो यहां से, राइट? तो इनका भी रीजन है, तभी तो बोल रहे हैं कि भाई देखो ये है महाराष्ट्र, और यहां से लेकर के यहां तक मराठी बोलो नहीं तो निकलो यहां से। सो यस, रीजंस हैव बाउंड्रीज, है ना? लैंग्वेज रीजन कम्स अंडर कल्चरल रीजन। ऐसे ही रीजंस में बी आइदर फॉर्मल और फंक्शनल। प्रदेश या तो औपचारिक होंगे या फिर क्रियात्मक हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? औपचारिक हो सकते हैं, औपचारिक हो सकते हैं या फिर अनौपचारिक हो सकते हैं, है ना? राइट, हाँ, कहाँ थे हम लोग? रीजंस में भी फॉर्मल और फंक्शनल। सी, अगर हम फॉर्मल रीजन की बात करें तो क्या होता है फॉर्मल रीजन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मल, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म या होमोजेनस। हम इन शब्दों से ऊपर परिचित हो चुके हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र, है ना, जहां पर यूनिफॉर्मिटी हो इन वन और मोर फिजिकल और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे क्लाइमेट हो सिमिलर, वेजिटेशन हो यूनिफॉर्म, लैंग्वेज हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर वो फॉर्मल होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। ठीक है ना? अब अगर हम समझें इसके एग्जाम्पल को, तो फॉर्मल रीजन के एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एग्रीकल्चरल रीजन को। एग्रीकल्चरल रीजन में क्या है? यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। जैसे अमेरिका का कॉर्न बेल्ट है, मक्का बेल्ट जिसको हम कहते हैं, उस बेल्ट में क्या हो, केवल मक्का उगाया जाएगा, है ना? ऐसे ही वहां पर व्हीट बेल्ट भी है, वहां पर केवल व्हीट यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन हो। ऐसे ही यूक्रेन में भी है, व्हीट बेल्ट है जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में भी है व्हीट बेल्ट, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राइस बेल्ट भी है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, एक्सटेंशन है आसाम तक, राइट? तो अगर हम देखें इन बेल्ट्स को तो ये आते हैं एग्रीकल्चर रीजन में। क्लाइमेटिक रीजन में क्या हो जाएगा? जैसे मेडिटेरेनियन रीजन, सिमिलर। जैसे मॉनसूनल रीजन, तो मॉनसूनल में क्या है? भारत आता है, पाकिस्तान आता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अगर कल्चरल रीजन है तो सिमिलर लिंग्विस्टिक रीजन होंगे, भाषाई रूप से एक समान होंगे। जैसे हिंदी वाला रीजन हो गया, मराठी वाला रीजन हो गया, गुजराती वाला रीजन हो गया, तमिल तेलुगु वाला रीजन हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा जो है ये है फंक्शनल रीजन, इसी को नोडल भी कहा जाता है। नोडल, जो नोड से बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ज्योग्राफी में नोड और एज आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, क्या होता है फंक्शनल रीजन? जो फंक्शनल रीजंस होते हैं ये किसी ना किसी एक सेंट्रल फोकल पॉइंट या नोड के इर्द गिर्द विकसित होते हैं। जैसे कोई सिटी,
जैसे कोई टाउन, जैसे कोई सर्विस सेंटर, राइट। यहां पे क्या होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम सिटी में देखें तो वहां पर आपको फैक्ट्री मिल सकता है, बाजार मिल सकता है, मार्केट ना, वर्कशॉप्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आसपास के लोग वहां पर सर्विस के लिए आएंगे। तो फंक्शनल रीजन में फंक्शन होता है, क्रिया होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, और उसी एक्टिविटी से चारों तरफ क्या होता है, विकास होता है। अक्सर करके ज्योग्राफी में फंक्शनल रीजन को हम इकोनॉमिक एरिया के तौर पर देखते हैं। जैसे ट्रेडिंग एरिया ऑफ अ शॉप और सर्विस, रिसेप्शन, है ना, टीवी स्टेशन का कोई हो गया, रेडियो स्टेशन का हो गया, या कोई भी वर्क और एक्टिविटी, इन सब में आपको क्या मिलेगा, जो है फंक्शनल रीजन कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पूछता है एग्जाम्पल, मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोई भी सिटी हो गया इसके अंडर में आता है। यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, सब अर्बन रीजन्स होंगे, है ना, एक्स अर्बन रीजन्स होंगे। इसके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इकोनॉमिक रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन जैसे वो रीजन जो बड़े मार्केट एरिया है या इंडस्ट्रियल हब है, ये इसमें आएंगे। ट्रांसपोर्ट का हो गया, ऐसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के एरिया, जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, है ना, जो बस टर्मिनल्स हो गए, ये सब इसके अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल और फॉर्मल रीजन को ध्यान रखिएगा। फंक्शनल को ही नोडल रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि नोड का मतलब ही होता है केंद्र बिंदु, ठीक है। इन सब के बीच में डिफरेंशिएशन है होमोजेनस, नोडल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में। यह आप पीडीएफ मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है फंक्शनल के साथ सिटी रीजन का भी, ठीक है। सिटी रीजन एक अच्छा एग्जाम्पल है फंक्शनल रीजन का, क्योंकि जैसे कोई भी टाउन है या कोई भी हिंटरलैंड है या कोई भी ट्रिब्यूटरी एरिया है, उनको हम नोड कह सकते हैं, और इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करती है, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, रन करती है। फिक्शनल रीजन नहीं होता है, फंक्शनल रीजन होता है। फिक्शनल रीजन में ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है फिक्शनल रीजन के बारे में, ठीक है, तो उसको ना फंक्शनल पढ़िए, ठीक। अच्छा, चलिए, काफी पढ़ना है ना। तो सिटी रीजन का अच्छा एग्जांपल हो जाएगा नोडल रीजन। क्या है सिटी रीजन, सिटी रीजन को हम कहते हैं एरिया ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। इंटर रिलेटेड एक्टिविटी यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो भी गतिविधि होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उनके मार्ग में आपको हमेशा कोई ना कोई शहरी केंद्र दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर कोलकाता से हावड़ा जाओगे तो कोई ना कोई एक्टिविटी मिलेगी जो हावड़ा को कोलकाता से कनेक्ट करेगी। आप दिल्ली से गुरुग्राम जाएंगे तो एक्टिविटी होगी वहां पर भी सिमिलर, जो दोनों को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे, या फिर जयपुर से अजमेर जाएंगे, है ना, या फिर वडोदरा से अहमदाबाद जाएंगे, या फिर मुंबई से पुणे जाएंगे, है ना, ऐसे जगहों पर आपको ये एक्टिविटीज आपस में मिलते हुए देखने को मिलते हैं। तो सिटी रीजन एक प्रकार का अर्बन एरिया होता है जहां पर कॉमन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो दोनों को, शहर को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब क्या एक्टिविटी हो सकती है भाई, कोई भी सर्विस हो गया, फल फूल सब्जी दूध दही हो गए, या जो माइग्रेशन है, या जो डेली कम्यूटर्स हैं उनका आना जाना हो गया फॉर द अदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसी से मिलता जुलता फंक्शनल रीजन के ही अंडर में आता है नोडल रीजन, जो हमने ऊपर पढ़ा था।
बट एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि नोडल रीजन अलग से भी पूछता है। फंक्शनल रीजन का ही एक नोडल रीजन भी काम है, नोडल को हम फंक्शनल रीजन के तौर पर भी देखते हैं। तो क्या होता है ये, यहां पर आपको कोई एक सेंट्रल पॉइंट मिलेगा या नोड मिलेगा। जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये कोई शहर हो गया ए, ये हो गया शहर बी, इन दोनों के बीच में एक बना दीजिए रोड। तो ये रोड क्या हो गया, ये रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन ए एंड बी, और ए क्या है, नोड हो गया, और बी क्या है, ये भी एक नोड हो गया। एक कह सकते हैं हम फोकल पॉइंट, जो एक जगह पर रह करके है ना एक्सपेंशन करता है। कोई भी एक्टिविटी क्या इर्द गिर्द हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग जहां पर डेवलपमेंट हो जाए और रूट्स डेवलप हो जाए। तो इसके जो प्रमुख विशेषता है, इसमें एक सेंट्रल नोड आपको देखने को मिलेगा। ये कोई ना कोई कोर एरिया होगा, जैसे कोई शहर सोच लीजिए आप, सोचिए नागपुर है या विजयवाड़ा है, राइट, या बेंगलुरु है। ऐसे शहरों के आसपास आपको दुनिया भर के तमाम एक्टिविटीज मिलेंगे, ट्रेड ट्रांसपोर्ट होगा, अदर टाइप ऑफ सर्विसेज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, कनेक्टेडनेस होगा, यानी कि आपस में जुड़े हुए होंगे। कैसे जुड़े होंगे, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशनल रूट्स, रेल, रोड, है ना, एयरपोर्ट्स, इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूयॉर्क या फिर लंदन जो एक सेंट्रल सिटी के तौर पे काम करता है, ऐसे ही दिल्ली है या मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन है, ये सब एक प्रकार से नोडल रीजन का एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन का टाइप है और वो है एक्सियल रीजन। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, पीवाईक्यूज के तौर पर कई बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है अक्षीय प्रदेश, हिंदी में कहते हैं जिसको हम। एक्सियल रीजन क्या है, देखिए एक्सियल रीजन्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी न किसी मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट के बीच में डेवलप होते हैं। जैसे कोई हाईवे हो गया, कोई रेल रोड हो गया, कोई रिवर हो गया। अगर ऐसे जगहों के किनारे कोई भी डेवलपमेंट होता है, किसी भी क्षेत्र का विकास होता है, तो वो एक्सियल रीजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक लीनियर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। लीनियर मतलब जैसे ये रोड है तो आसपास सेटलमेंट होंगे, तो डेवलपमेंट भी इन्हीं सेटलमेंट्स के आसपास होगा, राइट। तो जैसे इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए, एक तो लीनियर डेवलपमेंट होगा, है ना, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द होंगे। ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कोई ना कोई यातायात के परिवहन के मार्ग होंगे जरूर, जल मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, या हवाई मार्ग हो। क्या ये पॉसिबल है कि हवाई मार्ग पे कोई इस प्रकार का डेवलपमेंट हो पाए? तो भाई देखिए, एयरपोर्ट्स भी तो उसी के सेगमेंट में आएंगे। तो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी जो रोड्स होते हैं, अल्टीमेटली उनका फोकल पॉइंट क्या है, एयरपोर्ट है। हवा में तो घर नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन जो एयरपोर्ट होंगे वो एक्सपेंड करेंगे, सेटलमेंट उन रोड से भी बनेंगे जो उनके किनारे किनारे या उनकी तरफ जाते होंगे। इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन आपको एक्सियल रीजन्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर आपको ट्रांसपोर्ट अगर देखने को मिलेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी मेरे यहाँ मेरा गांव जो था, आज से 4-5 साल पहले, मतलब लगभग 10 साल पहले मान लीजिए, गांव था, सच में एकदम गांव था। लेकिन 10 साल बाद वो गांव रहा नहीं, वो शहर बन गया है। पॉसिबल कैसे हुआ आखिरकार, ये चमत्कार कैसे हो गया 10 सालों में, जो पिछले 70-75 साल में नहीं हुआ, वो कैसे हो गया? तो उसका बहुत बड़ा कारण था, मेरे गांव से, है ना, जो रोड थी, जो नेशनल हाईवे थी, वो सिंगल लेन से 4 लेन में कन्वर्ट हो गई, और एक बाईपास बन गया, जो मेरे गांव को बाहर से इस मेन रूट से जोड़ने का काम करता है।
अब पहले घर केवल इधर ही होते थे, लेकिन अब घर यहां भी बन रहे हैं, यहां भी बन रहे हैं, इनके किनारे जो सड़कें हैं यहां पे भी बन रहे हैं. सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन emerged in any focal regions. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका पूछता है, एक्सियल रीजन में एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप ऑफ रीजन का उदाहरण है. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिटवीन मुंबई एंड पुणे फॉर एग्जाम्पल. ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और भी जगहों पर है. जैसे रूर वैली हो गया जर्मनी में. भारत में क्या हो गया, छोटा नागपुर का प्लेटू का रीजन हो गया. यहां पर कैसा रीजन होगा, एक्सियल रीजन. नोट कर लीजिएगा भाई, नहीं कहेंगे आप लोग सर मैंने बताया ही नहीं. मैं नोट नहीं करवाऊंगा आपको बोल करके, ये आपका काम है कि आप लिखते चलें. ठीक है, मैं रुक करके लिखवाऊंगा नहीं. राइट है ना. ये एग्जाम्पल है एक नोडल रीजन का. जैसे देखिए ये सब नोड्स हैं, ये सब नोड्स हैं, ये भी नोड है, ये भी नोड है, बट ये स्मॉल है, ये बड़ा लार्ज है. नोड इज इक्वल टू समझ लीजिए सिटी. ठीक है. हाँ ना, बताया ना. एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा आपसे, बताइए कि ये किस प्रकार के रीजन का उदाहरण है. नेक्स्ट है एड हॉक रीजन. ठीक है, एड हॉक रीजन. एड हॉक रीजन क्या होते हैं कि किसी स्पेसिफिक या किसी टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. जैसे अभी कुछ टाइम पहले महाकुंभ हुआ था ना, महाकुंभ प्रयागराज में. तो क्या हुआ था कि पूरा का पूरा एक अलग ही छावनी में कन्वर्ट हो गया था पूरा पूरा प्रयागराज. क्यों हुआ था, क्योंकि भाई वो एक तरीके का कल्चरल स्पिरिचुअल, है ना, एक समझ लीजिए गैदरिंग थी, जहां पर लोग, है ना, एक धार्मिक यात्रा करते हैं. दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, देश भर से, विदेश से भी लोग आते हैं वहां ट्रेवल करने के लिए. तो अगर ऐसा कोई भी चीज बनता है तो वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है. जैसे ही वो पर्पस सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, वह रीजन भी खत्म हो जाता है. जैसे आप लोगों ने एडहॉक पढ़ा भी होगा. एडहॉक पोस्ट भी आती है, टीचिंग की पोस्ट आती है ना एडहॉक, गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में. तो अपॉइंट किए जाते हैं ना एडहॉक टीचर. सिमिलर वैसा ही ये रीजन भी होता है. जैसे ही उस पर्टिकुलर टीचर का जो टास्क होता है कंप्लीट हो जाता है, उनकी पोस्ट भी वैकेंट कर दी जाती है, मतलब वो पोस्ट ही खत्म कर दिया जाता है. ठीक है, अस्थायी होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेम्परेरी बाउंड्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, किसी खास प्रकार के पर्पस के लिए भी डिजाइन किया जाता है, खास प्रकार के पर्पस के लिए बनाया जाता है. जैसे ही वो पर्पस सॉल्व हो गया, उसको क्या करते हैं, है ना, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, खत्म. एडहॉक रीजन को आप देख सकते हो किसी भी प्लानिंग के लिए, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर किया जा रहा है, कहीं कोई डिजास्टर आ गया तो रेस्पॉन्स टीम के लिए पूरा का पूरा एक रीजन बना देता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या फिर कोई टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एड हॉक रीजन. एग्जांपल देखिए, फ्लड मैनेजमेंट रीजन. ठीक है, कहीं पर फ्लड आ गया, उसको मैनेज करना है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन रीजन हो गया, जो किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया जा सकता है. तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, एड हॉक रीजन कहते हैं. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है वर्नाक्युलर रीजन से. ठीक है, यानी कि स्थानीय. वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय. इसी को हम परसेप्चुअल और इसी को हम मेंटल मैप रीजन भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा, पूछता है क्या है वर्नाकुलर रीजन. वर्नाकुलर रीजन आर एरियाज डिफाइंड बाय पीपल्स परसेप्शन, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स अबाउट अ प्लेस. कह लीजिए कि ये एक टोपो हिला है ना,
टोपोफिलिया वो है जिससे इंसान जुड़ा हुआ होता है। कई बार इसका संबंध सांस्कृतिक रूप से ज्यादा होता है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत होता है। देखिए मुख्य विशेषताएं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्टिव बाउंड्रीज होती हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं होता है ना। ये किसी छोटे मोटे अवधारणाओं के लिए छोटे स्तर पर बनाए जा सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर बनाए जा सकते हैं। इनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, मेंटल मैप होता है, राइट। पीपल्स मेंटल मैप कम्स अंडर द वर्नाकुलर रीजन। एग्जाम्पल देखिए, अमेरिका में मिड वेस्ट या डीप साउथ कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई रीजन है नहीं वहां पे, ये केवल दिमाग में है। आम बोलचाल के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ बातें जो हम कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे हमारे वे ऑफ लाइफ में वो होती है, ठीक है। ऐसे ही हम बोलते हैं भारत में साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। अब ऐसा कोई डिवीजन है क्या? क्या भारत में कोई ऐसी लाइन बनाई गई है जो बोले हाँ भाई इस लाइन को क्रॉस किया तो नॉर्थ इंडिया स्टार्ट हो गया? कोई लाइन ऐसा ड्रॉ किया गया है? नहीं। दिस इज ऑल अबाउट इन पीपल्स परसेप्शन, है ना, मेंटल मैप, राइट। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वर्नाकुलर और मेंटल और परसेप्चुअल रीजन, ठीक है। ये चारों देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जो आप इस पूरे टाइपोलॉजी ऑफ रीजन चैप्टर से पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को, कौन सा कलर, ग्रीन कर दूं, वन ये दिखेगा नहीं, है ना, ब्लू ठीक है। ये पहला है, ठीक, फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन। सिटी रीजन तो है ही, सिटी रीजन भी है, बट ये नोडल रीजन में आ जाता है, नंबर 3, ठीक है। फिर एक्सियल रीजन है नंबर 4, फिर आता है आपका एडहॉक रीजन नंबर 5, और एडहॉक के बाद आता है वर्नाकुलर नंबर 6। ये 6 रीजन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इन्हीं 6 रीजन से आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा। बाकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता है, जैसे आपको पता है ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रीजंस बनाए गए हैं, है ना। नेशनल लेवल पे बनाया गया है, सब नेशनल लेवल पे बनाया गया है। जैसे कंट्री होता है, कंट्री भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, वो भी तो एक रीजन का कॉन्सेप्ट है। उसके अंडर जो स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। प्लानिंग रीजंस होते हैं, इसके अंडर में आते हैं, प्लानिंग जो हम लोग करते हैं। तो प्लानिंग रीजन एक अनदर इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग रीजन में जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो कहलाता है प्लानिंग। हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, इवन दो हम पढ़ेंगे भी इसको आगे जब हम रीजनलिज्म और बाकी सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इसमें हमें किसी रीजन को डेवलप करने के लिए कोई प्लान होता है, जैसे गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है। जैसे आप लोग को ध्यान होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, पंचायती राज क्या होते हैं? विलेज होता है। तो विलेज का अपना एक रीजन होता है ना, हर गांव का अपना एक टेरिटरी है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, राइट। ग्रोथ पोल रीजन होते हैं, ग्रोथ पोल, पेरॉक्स का कॉन्सेप्ट है ग्रोथ पोल मॉडल। जो बड़े सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, बड़े बड़े शहर, उनके डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, प्लानिंग रीजंस के अंडर में आता है। कोई स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए, जैसे टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था ना, स्पेसिफिक पर्पस था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये भी तो एक प्रकार का प्लानिंग ही था, राइट। तो ये सब सारी चीजें जो है प्लानिंग के अंडर में आती हैं। अब आता है नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन में क्या है भाई? देखिए, नेचुरल रीजन में जो भी टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन से जुड़ा हुआ हो, जो प्राकृतिक रूप से हो, है ना। हम बोलते हैं ना कि सॉइल्स, जैसे इंडिया में लेटराइट सॉइल्स हैं, इंडिया में एलुवियल सॉइल्स हैं।
तो वो कुछ कुछ रीजन्स में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं लेकिन कुछ कुछ रीजन्स में, है ना। तो फिजियोग्राफिक रीजन हो गया, जैसे माउंटेन वाला हो गया, प्लेन रीजन को क्या, इंडिया का फिजियोग्राफिक रीजन हम लोग पढ़ते हैं, वो भी तो रीजन में आता है, ठीक है। इको रीजन जैसे अमेजन का रेन फॉरेस्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, कॉन्गो बेसिन हो गया, कॉन्गो बेसिन रीजन हो गया। वाटर शेड्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है, वाटर शेड, जैसे अमेजन का हो गया, गंगा का हो गया, इस तरीके से। कल्चरल रीजन, कल्चरली जैसे लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हो गए, है ना। तो ये भी, इससे भी रीजन बन जाता है, प्रदेश बन जाता है। जैसे भाषाई रूप से प्रदेश, है ना, भाषाई रूप से प्रदेश, धार्मिक रूप से, या एथनिक बेस पे प्रजाति, एथनिक बेस पे, राइट। तो इससे भी क्या होता है, एक कहीं ना कहीं हम, है ना, रीजन को देखते हैं कल्चरली। इकोनॉमिक रीजन होता है एक, ठीक है, इकोनॉमिक रीजन होता है। अब इकोनॉमिक रीजन मतलब कि जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे इंडस्ट्रियल रीजन, एग्रीकल्चरल रीजन, रिसोर्स रीजन। यहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो आपने अभी पढ़ा, ये जो आप अभी पढ़ रहे थे, ये जो आपने अभी देखा, ये अंडर है किसके, जो अपना टॉपिक है ना, कि एट्रीब्यूट्स ऑफ रीजन, कि एक रीजन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, है ना। तो ये इनके गुणों के ऊपर आधारित है, उनकी क्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है, राइट। लास्ट के 2 पॉइंट और हैं, देख लीजिए। तो रीजंस आर हायरार्किकली अरेंज्ड, श्रेणीबद्ध तौर पर होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जो अपर गंगा प्लेन है, आप देखेंगे गंगा यमुना दोआब, तो गंगा और यमुना का दोआब रीजन, ये अपर गंगा प्लेन है ना, इसका पार्ट है, और गंगा सतलज जो प्लेन है, उससे भी लगता हुआ भाग है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कुछ आपस में जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही अगर हम सीबीडी दिल्ली की बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, सीपी जिसको कहा जाता है, यहां भी आप देखोगे तो ये एक तरीके से दिल्ली एज अ कैपिटल के तौर पर भी हम देखते हैं, न्यू दिल्ली इसी को कहा जाता है, ठीक है। और ये नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पर भी काम करता है। अब नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर हो गया, काफी बड़ा, बट इसके सेंट्रल पॉइंट के तौर पर हम इसी को देखेंगे, जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, दैट कैन नॉट बी डिटैच्ड, ठीक है। इसी प्रकार से रीजन्स का अपना ट्रांजिशनल बाउंड्री होता है। रीजन क्या होती है, ट्रांजिशनल, जैसे ये एक रीजन है, ये एक दूसरा रीजन है, तो यहां पे ट्रांजिशंस होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि खींचा, रीजन का बाउंड्री खींचा हुआ नहीं होता है। जैसे आप गांव से शहर में जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि भाई हाँ भाई अब देखो ये बाउंड्री है, इधर गांव इधर शहर, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका आपस में जुड़ाव होता है, एक ट्रांजिशन होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अलग से, है ना। ये आपको पढ़ाया जाएगा सेटलमेंट ज्योग्राफी में, राइट। तो रीजन के बारे में आपने जो भी चीजें अभी पढ़ी, इसमें से ये जितने पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नंबर नोट करवाया है, 6 तक, वर्नाकुलर रीजन तक, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, जो जो हमने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए। आज यहीं तक, कल हम लोग पढ़ेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो आज हमने जो टॉपिक फिनिश किया, वो हमने फिनिश किया, आप देखिए, हमने फिनिश किया टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल फंक्शनल रीजन, यहां तक। अब देखिए, यहां पर केवल लिखा था टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल फंक्शनल रीजन, लेकिन हम लोगों ने कितना डिटेल में चीजों को कवर किया, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। कहीं पर भी एक्सियल रीजन नहीं लिखा था, कहीं पर भी वर्नाकुलर नहीं है, नोडल नहीं है, कुछ नहीं है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी रीजन पॉसिबल। ठीक है, समझा जाए कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। आज का टॉपिक हमारा था
रीजनल डेवलपमेंट का रीजन के ऊपर, टाइपोलॉजी ऑफ रीजन के ऊपर।